इमरान साहब, आपने कहा कि कश्मीर अहम मसला है, लेकिन हम मानते हैं कि आतंकवाद अहम मसला है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो तमाम लश्कर तैयबा के आतंकवादी ठिकाने जिनको अब तक नेस्तनाबूद नहीं किया गया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान तैयार करता है कसब को, उन्हें भेजता है मुंबई में आतंक फैलाने के लिए। जब तक कि पाकिस्तान की सरकार और आपकी आईएसआई इन टेररिस्ट कैंप्स को बंद नहीं करती, आपने विश्वास की बात की, ट्रस्ट की बात की, वो विश्वास कैसे बनेगा? देखिए, आज का मौजू आपका क्या है? छोड़ो पुरानी बातें, आगे का सोचो। अब जो भी पहले हुआ, क्योंकि मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना, और आप फिर मुझे पुरानी बातों पे लेके जाते हैं। मैं आपको नए बातों की करने की कोशिश कर रहा हूं, नया पाकिस्तान, आप फिर फंसा देते हैं उधर जाके। मैं नहीं जानता क्या सिचुएशन है। मैं इतना जानता हूं कि तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत जब आपको एक वादा करेगी कि हमारी जमीन से कोई मिलिटेंसी नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन आ गई है, ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। इस पाकिस्तान में लोगों को ये खौफ आ गया है कि अगर हमने अपना तर्ज हुकूमत ना बदला, अपना गवर्नेंस सिस्टम ना बदला, पाकिस्तान को ऐसा ना चलाया जैसे कभी अभी तक नहीं चलाया, तो आगे हमें एक बहुत खौफनाक दौर नजर आ रहा है। यह है कि हम अपनी गुर्बत खत्म करें, अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करें, ह्यूमन डेवलपमेंट करें, लोगों को तालीम दें। वो हम नहीं दे सकते अगर हमने सारा पैसा हथियारों पे खर्च करना है और ये आर्म्स रेस पे खर्च करना है। नहीं दे सकते अगर हमने सारा पैसा हथियारों पे खर्च करना है और ये आर्म्स रेस पे खर्च करना है। तो अगर हमने सारा पैसा हथियारों पे खर्च करना है और ये आर्म्स रेस पे खर्च करना है। बिल्कुल हमारी वो रिलेशनशिप हो जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की है। इंशाल्लाह बॉर्डर्स भी खुल जाएं, वीजे भी आपके आ जाएं, ट्रेड शुरू हो। इतनी तेज ट्रेड के बेनिफिट्स दोनों मुल्क के लिए इतने ज्यादा हैं कि इसलिए दोनों मुल्क के लोगों को नई सोच लानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में अवाम तो उस तरफ आ गई है। हुकूमतों के अंदर इस वक्त अभी बड़ा फैसला करने की जान नहीं है। वो डरते हैं, खौफ के ऊपर फैसले करते हैं कि अच्छा जी वो लॉबी क्या कहेगी, अगर मैंने ये कर दिया तो वो मेरे वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं स्टेट्समैन की जरूरत है। पर जब जब कोशिश की गई है टेररिज्म को खत्म करने की पाकिस्तान के सिविल लीडर्स द्वारा, हमेशा रेजिस्टेंस रहा है आईएसआई से, आर्मी से, क्योंकि अब ये एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन गई है। उनका फायदा होता है, उनको पैसा मिलता है से आर्मी से, क्योंकि अब ये एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन गई है। उनका फायदा होता है, उनको पैसा मिलता है। और जब आर्मी से, क्योंकि अब ये एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन गई है, उनका फायदा होता है, उनको पैसा मिलता है। और क्योंकि मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना। जब जब सिविल लीडरशिप ने पाकिस्तान में कोशिश की है इन फैक्ट्रीज को रोकने की, बंद करने की, वो कभी भी कामयाब नहीं हुई है, सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो आपको क्यों ये लगता है कि आप वो चीजें कर पाएंगे जो अब तक पाकिस्तान के तमाम प्रधानमंत्री, वजीर आजम कोशिश कर चुके हैं लेकिन नहीं कर पाए? देखिए, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि एक हमारे लीडर थे कायदे आजम, जिनको सारी कौम लीडर क्यों मानती थी? क्योंकि कायदे आजम अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, वो एक बड़ी कॉज के लिए कर रहे थे। हम इसलिए उनकी इज्जत करते हैं। उसके बाद जो दूसरा कोई लीडर जिसको हम कह सकते हैं वो जुल्फिकार अली भुट्टो था। उसके बाद हम कोई किसी को लीडर नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने अपनी जात को आगे रखा अपने मुल्क से। तुर्की की जो मिसाल है, ये आप सब याद रखें कि तुर्की की फौज ने वही किया जो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान से किया। तुर्की की जो मिसाल है, ये आप सब याद रखें कि तुर्की की फौज ने वही किया जो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान से किया। लेकिन ऐसा लीडर आया जो स्टेट्समैन था, उसने उसी फौज को अपने काम पे लगा दिया जो है कि बॉर्डर्स को डिफेंड करना। और वही लीडर मॉरल अथॉरिटी की वजह से आज आप देख लें कि वो कहां से कहां तुर्की को ले गया और उसके विजन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास मॉरल अथॉरिटी इसलिए है कि लोगों को, सब आवाम को पता है कि ये अपने लिए नहीं पावर में आया, ये मुल्क बेहतरी में आया है। और आज तुर्की की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट है। तो स्वीप कर रही है इलेक्शन। अगर कोई आप में से, मैं तो बैट नहीं करता, लेकिन आप में से कोई बैटिंग है तो लगा दें पैसा अभी भी। तहरीक-ए-इंसाफ इंशाल्लाह क्लियर मेजॉरिटी लेगी, और अगर हमें क्लियर मेजॉरिटी ना मिली, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। हम किसी कोलिशन, करप्ट कोलिशन पार्टनर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसके बाद
ہم نے صرف ابھی سے فیصلہ کیا ہوا ہے صرف 17 وزیر بنائیں گے، کیونکہ اب تک تو 60-80 تو وزیر ہیں، اور وہ وزیر اس لیے نہیں بنتے کمپٹنس پہ، وہ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں، فارورڈ بلاک بنا لیتے ہیں، اچھا جی میں نہیں تو ادھر چلا جاؤں گا۔ ہم نے اگر ہم بلیک میل کسی نے کیا، ہم اس سے بہتر ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، پاور میں آئیں گے کلیئر میجورٹی سے، 17 وزیر رکھیں گے میرٹ کے اوپر۔ اگر تو خطرہ ہے there's a threat to your life, ISI مروائے یا پھر پاکستان کی سینا، کوئی بھی آپ کے پیچھے پڑ سکتا ہے، زندگی کو خطرہ ہے there's a threat to your life, ISI مروائے یا پھر پاکستان کی سینا، کوئی بھی آپ کے پیچھے پڑ سکتا ہے۔ آپ کی بڑی ایک زبردست لائف سٹائل تھی، بہت لوگ آپ سے عرشا کرتے تھے، they were envious of you، ڈیبنے کرکٹر، خوب پارٹی کیا کرتے تھے آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے یہ کہاں آ کے پھنس گئے؟ اب سب لوگوں کی نظر آپ پہ لگاتار رہتی ہے، تمام آپ چیزیں کرتے تھے شاید اب آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لائف سٹائل اب تھوڑا سا کرب ہو گئی ہے آپ کی؟ اب تو ایک ہی پارٹی رہ گئی ہے، وہ تحریک انصاف پارٹی ہے، اور اچھا یہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی، ہندوستان نے پاکستان سے آئے آتنکوادی دہشت گرد قصب کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کو پھانسی دی۔ کیونکہ میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں نا۔ بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی، ہندوستان نے پاکستان سے آئے آتنکوادی دہشت گرد قصب کو ایگزیکیوٹ کیا، اس کو پھانسی دی۔ پی کے پارٹی کے ایک نیتا ہیں نعیم اللہ خان، انہوں نے ملتان میں بیان دیا کہ چونکہ ہندوستان نے قصب کو ایگزیکیوٹ کیا ہے، اب اس کا جواب پاکستان کو سربجیت کو ایگزیکیوٹ کر کے دینا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی لیڈر اس طرح کا بیان دے وہ ٹھیک ہے؟ میں نہ میری سینئر پارٹی کی ممبرشپ کسی نعیم اللہ خان کو جانتی نہیں ہے، تو میں نہ میری سینئر پارٹی کی ممبرشپ کسی نعیم اللہ خان کو جانتی نہیں ہے کہ ایک ذمہ دار اخبار کو ایسی خبر لگانے سے پہلے کم از کم ہمارے کسی عہدیدار سے کنفرم کرنا چاہیے تھا کہ کسی نے کہا یا نہیں کہا، کیونکہ یہ ایک بڑی irresponsible سٹیٹمنٹ چھاپی ہے۔ یہ ایک کہتے ہیں نا مسکوٹڈ، یہ مسکوٹڈ نہیں، یہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہے۔ آپ کا کیا ویو؟ تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے اصل میں سربجیت کا کیس پوری طرح نہیں پتا کہ میں یہ سٹیٹمنٹ دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری پارٹی رول آف لا میں بلیو کرتی ہے۔ آپ جب ہمیں کہتے ہیں نا کہ حافظ سعید کو پکڑے جیل میں ڈال دو، میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ڈیو پروسیس آف لا ہمیشہ فالو کرو۔ یہ جو انہوں نے اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا، میں اس لیے مخالفت کرتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کسی کو مارتے ہیں، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتے ہیں، یہ سویلائز سوسائٹی نہیں کرتی ایسے کے کیس کے بارے میں، کیونکہ بھارت میں ایک بہت بڑی مہم ہے کہ سربجیت کو پاکستان کو چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ کیس ہے مسٹیکن آئیڈینٹی کا، اور اس وجہ سے اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا میں اس کیس کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، اگر میں اس کو اسٹڈی کروں، اور میں اب پھر سے کہتا ہوں چھوڑو پرانی باتیں اور آگے چلو۔ میں آگے کا یہ سوچتا ہوں، دیکھیں میں اب سوچتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی اگلے سال، اور حال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم نے یہ جتنے بھی پولیٹیکل پریزنس جو بھی رکھے ہوئے ہیں دونوں طرف سے، ہمارے بھی کئی آپ کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بڑی دکھ بھری کہانیاں ہیں، تو یہ ساروں کو اب ہم ایک اگلا سٹیپ لیں اور ان سب کو چھوڑیں، آگے چلیں ایک ٹرسٹ کے اوپر۔ دیکھیں یاد رکھیں ٹرسٹ کے اوپر ریلیشن شپ، آدمی کی بھی میاں بیوی کی ریلیشن شپ تب تک چلتی ہے جب تک ٹرسٹ ہو، ٹرسٹ ٹوٹتا ہے ریلیشن شپ۔ میں آپ کو بتاؤں ٹرسٹ بنانے کا ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ حفیظ سعید کے خلاف کارروائی کریں۔ ممبئی کا دہشت گرد ماسٹر مائنڈ پاکستان میں کھلا گھومتا ہے، لاہور میں بیان دیتا ہے، ہندوستان میں خون کھولتا ہے لوگوں کا۔ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اس دہشت گرد کو، اس ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں پکڑتی؟ آپ کیا کریں گے؟ ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ حفیظ سعید کے خلاف کارروائی کریں۔ ممبئی کا دہشت گرد ماسٹر مائنڈ پاکستان میں کھلا گھومتا ہے، لاہور میں بیان دیتا ہے، ہندوستان میں خون کھولتا ہے لوگوں کا۔ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اس دہشت گرد کو، اس ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں پکڑتی؟ آپ کیا کریں گے؟ ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ آپ حفیظ سعید کے خلاف کارروائی کریں۔ ممبئی کا دہشت گرد ماسٹر مائنڈ پاکستان میں کھلا گھومتا ہے، لاہور میں بیان دیتا ہے، ہندوستان میں خون کھولتا ہے لوگوں کا۔ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اس دہشت گرد کو، اس ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں پکڑتی؟ آپ کیا کریں گے؟ میں وہ نئے پاکستان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ انشاءاللہ جو بھی ہم آپ سے بات کریں گے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم پورا کھڑا ہوں گے۔ یعنی ہم کوئی آپ کو یہ کبھی ہمارے سے اعتراض نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا اور نہیں کیا۔
इंशाल्लाह जब हम आपको कहेंगे कि पाकिस्तान की जमीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी, वो फिर नहीं होगी। कि मेरी बात सुने फिर, ये आप कहेंगे, अगर आपके कहने के ऊपर हाफिज सईद को पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप एक फ्रैंकनस्टाइन क्रिएट करेंगे और ज्यादा लोग वो मार्टर बन जाएंगे। तो फ्रैंकनस्टाइन है। मेरी बात सुने, देखिए, आपको कहना यह चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम सारे सबूत देंगे, जो भी हमारे पास सबूत हैं, और जो नया पाकिस्तान बनेगा आप कहेंगे हम वहां जाके केस लड़ेंगे सबूत देके अदालत में, और हम कन्विक्ट करवाएंगे उसको। देखिए, अगर आप ये करते हैं तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सद्दाम हुसैन के और उसके उसामा बिन लादेन के केस में फर्क यह था कि सद्दाम हुसैन को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए सजा दी गई। सद्दाम हुसैन को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए सजा दी गई। सद्दाम हुसैन को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए सजा दी गई। उसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया। उसका फर्क यह है कि उसामा बिन लादेन कल्ट बन चुका है, और ये आप कल्ट नहीं बनाना चाहते, आप मार्टर्स नहीं क्रिएट करना चाहते। ये कहना कि चले, अगर आप अगर समझते हैं, मैं तो बिलीव करता हूं कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी और अदालत के अंदर ही फैसला करे। नहीं, पर अगर कहा कि सबूत दीजिए, सबूत तो दिया जा चुका है पाकिस्तान की सरकार को, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में अगर आप सबूत देंगे, और मैं ये भी आपको कह दूं, कोई पाकिस्तानी मैं नहीं जानता जिसने कंडेम नहीं किया जो मुंबई के अंदर हुआ है। सारे पाकिस्तानियों ने अक्रॉस द बोर्ड कंडेम किया। मैं तो रिलीजियस दीनी जमातों की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी कंडेम किया। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि जिसने बेकसूर लोगों को मारा और हमने लाइव टीवी पे देखा, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये तो एक मिनट बात सुने। देखें, ये कहना कि आज मैं आपके ऊपर क्वेश्चन पोज करता हूं, हम कहेंगे जी यहां कोई समझौता एक्सप्रेस कोई थी, उसमें कोई लोग मारे गए, कोई लोग मुलव्वस थे, हम कहेंगे जी उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। आप डाल देंगे उनको जेल में? आप नहीं डालेंगे। आप कहेंगे हमें सबूत दे, अदालत में आप केस करेंगे। तो आप पे ट्रस्ट हो गया, दोनों हुकूमतों के बीच में ट्रस्ट हो गया, और हमने फैसला कर लिया कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल किसी टेररिस्ट को नहीं करने देंगे। तो उसके बाद हमारे इंटरेस्ट में होगा कि कन्विक्शन हो। नहीं, पर हफीज सईद तो अभी भी लाहौर में स्पीचेस देता है और वहां पे लोगों को कहता है कि जाओ हिंदुस्तान में लोगों को मारो। ये तो एक आतंकवादी है जो अभी भी लगातार टेररिज्म की बातें करता है। ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, तो खुलेआम हो रहा है। पाकिस्तान में नहीं होगा ये, हमारे पाकिस्तान में नहीं होगा ये। को कहेंगे कि पाकिस्तान की जमीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी, वो फिर नहीं होगी। आप ये वादा कर रहे हैं? मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आगे जो आपने जाना है उसके अंदर ये नफरतों की या पॉलिटिक्स, ये नफरतों के ऊपर जो कैशन करते हैं लोग, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। देखिए, पाकिस्तान में चेंज क्यों आया है, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। आज कराची से शुरू होती है, आप सुबह अखबार पढ़ें, 10-12 दहशतगर्दी, वहां लोग मारे गए। बलूचिस्तान में लोग 10-15 मारे जाते हैं। उसके बाद आप कबायली इलाके में जाए, वहां हर एजेंसीज में लोग मारे जा रहे हैं। शहरों के अंदर फिरका वारियत है, शिया को कत्ल किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान की कौम आपसे ज्यादा चाह रही है कि यह सब खुद खत्म हो। आपसे ज्यादा इंटरेस्ट है आज पाकिस्तान में कि डी वेपनाइज हो मुल्क। ये जितने भी आर्म मिलिशियाज हैं, इन सब के ऊपर काबू पाया जाए, ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। के खिलाफ आप एक्शन लेंगे? एक और बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ काम करता है, उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। नाम तो सुना ही होगा आपने। लगातार हिंदुस्तान की जावेद मियांदाद के से ताल्लुक से नाम सुना हुआ मैंने। बताइए, पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिकेटर से उनका रिश्ता है। अच्छा, एक मिनट देखिए, अब पता नहीं कितने औरों का नाम ले लेंगे, मैं इनका क्या करूंगा। देखिए, मैं फिर से रिट्रेट करता हूं पॉलिसी। आप जब एक नई रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अच्छा, सारा प्रोग्राम का तो मकसद ये था कि छोड़ो पुरानी बातें। आप पुरानी बातों में मुझे फंसाया हुआ आपने उस वक्त। आगे का सोचें। मैं बार बार आपको आगे का ही पूछ रहा हूं आपसे। मैं आगे का ही पूछ रहा हूं। चलिए फर्ज कीजिए मैं आगे का बनता हूं, उसमें दाऊद इब्राहिम किसी मिलिटेंट, किसी दहशतगर्द को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। और जो आपके अंदर आइडियलिज्म है, जो एक आपका ड्रीम है, जो ख्वाब आप देख रहे हैं, मेरी तरफ से दुआएं हैं आपको कि आप कामयाब हों इसमें। एक चीज है जो किसी और डेमोक्रेसी में नहीं है, और वो ये है कि पहली तो बात, आर्मी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, सिविलियन कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, इंटेलिजेंस एजेंसी जो सबसे बड़ी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है,
वो भी सिविलियन कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो आर्मी के कंट्रोल के अंदर है। और तीसरी बात, न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिविलियन कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं, वो भी सिविलियन कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो आप क्या इन तीनों चीजों को अपने सिविलियन कंट्रोल के अंदर कर पाएंगे? ये मेरा सवाल है। और अगर आप नहीं कर पाए तो ये जो ट्रस्ट की आपने बात कही, वो ट्रस्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट कभी पैदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ में हमारा कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है। पॉलिटिशियंस, जो सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, उनकी भी हम काफी रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो ज्यादा ट्रस्ट डेफिशिएंट है वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ में है। तो अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर काबू कर पाएंगे तो एक बहुत अच्छा आप मिसाल कर पाएंगे। नहीं दिया। और मैं फौज का, मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए फौज का न्यूक्लियर वेपन्स एंड आईएसआई, जी मैं ये क्लियर कर दूं। देखिए आज सारे पाकिस्तान के अंदर रियलाइजेशन है टुवर्ड्स इकोनॉमिक बैंकरप्सी, और हमारा जो सबसे खौफनाक चीज वो ये है कि 50% पाकिस्तान की आबादी 25 साल की उम्र से कम है। अगर हमने ना इनके ऊपर पैसा खर्च किया, ना इनको तालीम दी, तो हमें कोई एटम बॉम्ब की जरूरत नहीं, यही बर्बाद कर देगी। ये रियलाइजेशन अक्रॉस द बोर्ड है। और फौज वो इदारा है तो वो पाकिस्तान का ही, वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चेंज चाहिए। याद रखें, जिस तरह की मिसगवर्नेंस और करप्शन आज पाकिस्तान में है, फौज अब तक आ चुकी होती, माजी के अंदर फौज अब तक इंटरफेयर कर चुकी होती, लेकिन फौज ने नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में कंसेंसस आ गया है कि मिलिट्री पाकिस्तान के मसले नहीं हल कर सकती। आप क्या करेंगे? न्यूक्लियर वेपन, जब भी आपके पास एक तकड़ी सॉवरन गवर्नमेंट आएगी, ये हो ही नहीं सकता कि वो कहेगा अच्छा जी हम आपने सबलेट कर दी अपनी जिम्मेदारियां किसी के ऊपर। न्यूक्लियर वेपन सब एक सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नीचे आनी चाहिए, आईएसआई को उसके नीचे आना चाहिए, फौज को उसके नीचे आना चाहिए। कहना आसान है, आईएसआई तो ऐसी टेढ़ी खीर है, सरकार गिरा देती है, कहना बड़ा आसान है। आपका ख्याल है टेढ़ी चीज है, हम इंशाल्लाह उसको कंट्रोल कर लेंगे। ऐसी टेढ़ी खीर है, सरकार गिरा देती है, कहना बड़ा आसान है। आपका ख्याल है टेढ़ी चीज है, हम इंशाल्लाह उसको कंट्रोल कर लेंगे। ऐसी टेढ़ी खीर है, सरकार गिरा देती है, कहना बड़ा आसान है। आपका ख्याल है टेढ़ी चीज है, हम इंशाल्लाह उसको कंट्रोल कर लेंगे। Democracy in Pakistan, all I want to know is whether they will have nuclear weapons and their senior most intelligence agency working directly under the civilian leadership or under the army leadership. That is my very specific question. My very specific answer is yes, under a civilian government. Thank you. Let's Thank take you. Mala Sikri wants to ask a question. जिक्र किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, आपने जिक्र किया वजीरिस्तान का। मेरा सवाल था ज्यादा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। आज तक में आने के लिए इमरान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पर लश्कर तैयबा के कैंप्स चलते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है आईएसआई द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। मैं जानना चाहता हूं कि उसको लेकर आपका क्या प्लान है? क्या आप मानते हैं कि इस वक्त पीओके में ऐसे कैंप्स हैं जो कि पाकिस्तान चलाता है, और क्या आप वादा करते हैं कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप उन कैंप्स को तोड़ेंगे? ना मैं गवर्नमेंट में हूं, ना मैं आईएसआई में हूं, ना मैं फौज में हूं, मुझे क्या पता वो क्या कर रहे हैं।